जैसा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल का बेसिक, जो सेल बेसिक चीज़ है ना उसके बारे में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन, सेल होता क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा था, जैसा कि रॉबर्ट हुक, लीवन हुक, रुडोल्फ बर्क्यू, ये सब के बारे में देखा था, रॉबर्ट ब्राउन, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी ये कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। ये दोनों, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? दो साइंटिस्ट जो है स्लेडिन और शॉन। और इस स्लेडिन और स्वान ने, स्लेडिन और श्वान, उन्होंने फाइनल शिप नहीं दिया था। फाइनल शिप कौन कर दिए? रुडोल्फ बर्क्यू। उन्होंने क्या बोला कि ऑल लिविंग सेल्स existing from pre-existing arises from pre-existing cells। जितने भी cells हैं वो pre-existing cells से arise करते हैं। फिर हमने ओवरव्यू, सेल का ओवरव्यू देखा था, जिसमें हमने राइबोसोम के बारे में देखा था, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। ये सब जो यूनिवर्सल है, जैसे सेल में कौन कौन से पार्ट यूनिवर्सल है। सेल का सबसे मतलब कि हाँ, साइटोप्लाज्म क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल हो गया, राइबोसोम यूनिवर्सल हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। ये सब के बारे में फिर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये सब के बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। उसके बाद फिर जैसे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं मिल करके क्या बनाते हैं, कौन सा सिस्टम बनाते हैं, जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या? जैसे अगर हम सेल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल है दो टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो गए, एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसी तरह की अगर हम सेल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिस होता है प्रिमिटिव, प्रोमिस होता है प्रिमिटिव। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, मतलब प्रिमिटिव तो मतलब क्या होता है? प्राचीन टाइप का। तो ही वैसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे तो वो सेल क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब अगर हम से प्रोकैरियोटिक सेल के देखें तो ये सब कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? ये जो मेनली है कहाँ पाए जाते हैं? मोनेरा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन द किंगडम ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा। कौन से किंगडम में? सिर्फ मतलब जनरली ये मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं। मोनेरा किंगडम में कौन कौन से आएंगे? मोनेरा किंगडम में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, से ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी।
बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो किंगडम कौन से किंगडम मोनेरा में आते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं कौन, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये सब क्या है जितने भी बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ क्या क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, और जो जीनोम मतलब जीन होगा, जीन कैसा होगा, जीन बेसिकली क्या होगा, सर्कुलर डीएनए में प्रेजेंट होगा, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए। जीन कैसा होगा, जीनोमिक डीएनए या फिर प्लाज्मिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए या फिर प्लाज्मिक डीएनए। अब अगर हम इसी को आगे पूरा बात करते हैं, जैसे प्लाज्मिक डीएनए क्या होता है, जीनोमिक डीएनए क्या होता है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल का ये है कि मतलब कि बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, साइज में स्मॉलर होते हैं, साइज स्मॉलर इन साइज, एंड डिवाइड रैपिडली, एंड डिवाइड रैपिडली। जैसे जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है मतलब कि हाँ स्मॉलर साइज के होते हैं और बहुत ही जल्दी डिवीजन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ई कोलाई का लेते हैं तो ई कोलाई बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। जैसे अगर हम ई कोलाई देखें, ई कोलाई 20 मिनट में, जैसे ये कैसे ग्रो करेगा, यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होगा, मतलब यहाँ माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। उसी तरह से ई कोलाई में क्या होता है कि ई कोलाई में जो एक ई कोलाई बैक्टीरिया है वो कितने टाइम 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। 20 मिनट क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया। तो ये क्या मल्टीप्लाई करता है ना, मतलब कि हाँ 20 मिनट में 1 से 2 हो गया। फिर अगर 40 मिनट में क्या हो गया, 4 हो गया, उसके बाद फिर अगले 20 मिनट में फिर कितना, 1 घंटे में कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से ये मतलब कि ये जो है रैपिडली ग्रो करते रहता है। उसी तरह से अगर हम ईस्ट का देखें, ईस्ट जो है 90 मिनट, ईस्ट जो है 90 मिनट में मतलब 90 मिनट में डिवाइड करता है। जबकि हम जो हमारा अगर हम जनरल जो टिपिकली ह्यूमन सेल लेते हैं, कौन सा, चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल, वो कितना लेता है, 24 आवर्स लेता है। वो कितना, 24 आवर्स लेता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होंगे, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होंगे। कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये किंगडम मोनेरा में होंगे। मोनेरा में कहाँ कहाँ होंगे, मोनेरा में क्या क्या आते हैं, मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। और फिर एक आता है पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म है जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, जीन होंगे। और कौन सा मतलब कि हाँ नाम का होगा, मतलब क्रोमोसोम में सब नाम का है। कौन कौन सा जीनोमिक, कैसा जीन होगा, जीनोमिक डीएनए होगा या फिर प्लाज्मिक डीएनए। ये कैसा होगा, स्मॉल सर्कुलर, हो सकते हैं स्मॉल सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए प्रेजेंट होगा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए।
कैसा होता है इसका, स्मॉलर इन साइज। अगर हम साइज का बात करें तो साइज मतलब बोल सकते हो कि इसका 10 टाइम्स। जो यूकैरियोटिक का अगर हम साइज देखें, यूकैरियोटिक कैसा है, यूकैरियोटिक का अगर हम साइज देखें, यूकैरियोटिक मतलब मान के चलो कि 10 से 20 माइक्रोमीटर है। तो जो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, 10 टाइम्स स्मॉलर मतलब 1 से 2 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक क्या हुई, 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर। और ये डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड रैपिडली डिवाइड करेंगे, थोड़ा राइटिंग करके इसको अच्छे से लिखिए। स्मॉलर इन साइज होंगे और डिवाइड करेंगे कैसा, रैपिडली। सॉरी, एक सेकंड। यहाँ पे क्या था, प्लाज्मिडियम। प्लाज्मिडियम होता है क्या, स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज एंड डिवाइड रैपिडली। एंड डिवाइड रैपिडली, ये सब कुछ बेसिक फीचर हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। अब अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल को हम लेते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल को लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में होते क्या क्या है, ये हमारा क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग होते हैं, मतलब कि उसका जो लेयर है वो क्या हो गया, उसका जो लेयर है, ये हमारा हो गया सेल वॉल, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोइड होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। सर्कुलर डीएनए होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। ये हमारा क्या मतलब मान के चलो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इसमें होता है मेस से, जो ये हमारा जो पोर्शन है, तो ये तीनों वाला जो इनफोल्डिंग्स है हमारे मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये कहलाता है म्यूजोसोम्स। ये क्या कहलाता है, ये होते हैं ट्यूब्यूल्स, ये होते हैं वेसिकल्स। ये क्या कहलाता है, ये सब तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर बनाता है म्यूजोसोम्स। और ये वाला जो निकला हुआ पोर्शन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है क्रोमैटोफोर। ये होता है क्रोमैटोफोर। और ये जो है, ये कहाँ से निकला हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये है फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला। ये है न्यूक्लियोइड
ये हो गया हमारा सेल वॉल, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। ये हम अगर जनरल प्रोकैरियोटिक सेल का लेकर चल रहे हैं तो इस तरह का देखने में लगेगा। तो फिर ये सब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर जो भी मतलब पाए जाते हैं उस सेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो अगर हम मेसोसोम का बात करें तो मेसोसोम में एक होता है ट्यूब्यूल्स, एक होता है ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स क्या करता है सेल वॉल का, ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ट्यूब्यूल्स जो है ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। ये वेसाइकल है, ये क्या है वेसाइकल है, ट्यूब्यूल्स है। वेसाइकल क्या करेगा, वेसाइकल है जो सेल वॉल का फॉर्मेशन में करेगा। हम मान के चले मतलब मेसोसोम तीनों, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है तीनों मिलाकर बनाता है मेसोसोम। मेसोसोम का क्या काम है, मेसोसोम का काम है सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और जो भी कैटाबोलिज्म है मेटाबॉलिज्म है वो सबके सब किसके द्वारा होगा, मेसोसोम के द्वारा। सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सब होता कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी जैसे रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस है, रिस्पायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रिस्पायरेशन। उसी तरह से यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन कहाँ से होगा, मेसोसोम के द्वारा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन कहाँ होगा, मेसोसोम के द्वारा होगा। उसी तरह से अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन है तो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा, ये जो ट्यूब्यूल्स है ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हम इसको बाहर निकालते हैं, हम इसको क्या किया बाहर निकालते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसको क्या किया बाहर निकालें। अब जब हम इसको बाहर निकालें तो बाहर इसका कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ही बाहर मतलब कि यहाँ हमारा न्यूक्लियाइड है, ठीक है डबल पेयर में है। तो यहाँ पर से जो ट्यूब है मतलब कि दो ट्यूब यहाँ मतलब ये सेल वॉल, ये सेल वॉल है हमारा, ये सेल वॉल है। सेल वॉल से क्या निकला, दो ट्यूब निकला, एक ट्यूब एक पेयर मतलब एक, एक ट्यूब एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ा, दूसरा दूसरे वाले को। तब ये दोनों क्या किया, दोनों इधर, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अब जब दोनों एक साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ये जो पेयर में था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। जो डबल सर्कुलर डीएनए था वो क्या हो गया, सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड में आ गया। तभी जो सेपरेट हुआ तो इसका एक प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर है, प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर है कि जब अगर ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो अपना ये पेयर बना लेता है खुद से, तो अपना क्या करेगा, पेयर खुद से बना लेगा। तो ये जो सिंगल से क्या हो जाएगा, फिर से पेयर बना लेगा। जो जिनोमिक डीएनए है फिर से क्या करेगा, पेयर बना लेगा। तब क्या हो गया, एक से हो गया दो, एक से क्या हो गया, दो हो गया। अब फिर ये आगे, फिर ये आगे यहाँ पे फिर से आएगा, तो ये दो सेल सेपरेट हो गया। अगर दो सेल सेपरेट हो गया, इसका अगर हम एग्जांपल दें, मतलब मान के चलो ये क्या है, एक गोला, ये क्या है, एक गोला और एक दूसरा गोला है, मतलब इसके अंदर एक और गोला है। तो हम क्या किए, एक ट्यूब इस पे लगा एक ट्यूब इस पे लगा, दोनों सेपरेट हो गया, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। अगर एक दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब कि दूसरा की अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो क्या, इसका एक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का कि ये अपना पेयर खुद से बना लेगा। अगर ये दोनों अलग हुआ, सिंगल सिंगल हो गया तो ये डबल खुद ब खुद हो जाएगा।
तो यही ट्यूब्यूल क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। मतलब कि डीएनए को पहले क्या किया, सेपरेट किया और फिर जाकर के रेप्लिकेट करेगा। तो जो ट्यूब्यूल का फंक्शन है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना कहाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। डीएनए का रेप्लिकेशन करना कहाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखे, प्रोकैरियोटिक सेल क्या किया, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, मेसोसोम होता है। मेसोसोम में क्या क्या पाया जाता है, मेसोसोम में ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल हो गया। वेसिकल क्या कर रहा है, वेसिकल इधर से जो सेल है ना, सेल से मतलब ये जो सेल का इंटरनल पार्ट है, इंटरनल इंटरनल पार्ट से कहाँ खाना भेज रहा है, या फिर कुछ भी फॉर्मेशन जो भी सेल वॉल के फॉर्मेशन में जो जो रिक्वायरमेंट्स है सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेज रहा है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेज रहा है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मेसोसोम क्या क्या किया, मेसोसोम क्या, सेल वॉल का फॉर्मेशन किया, डीएनए का रेप्लिकेशन किया, रेस्पिरेशन किया। और जो इन फोल्डिंग्स है इस, अगर ये बताओ एक चीज ऐसा है, सिंपल सा एक ट्यूब है और ये ऐसा है, एक मतलब कि यहाँ एक समझ लो कि यहाँ ट्यूब है और एक फोल्डिंग्स है, तो सरफेस एरिया किस में ज्यादा होगा, यही फोल्डिंग्स में। तो ये जो मेसोसोम है वो सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। मेसोसोम क्या करता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। अब आता है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, क्रोमैटोफोर। क्रोमो मीन्स हो गया कलर, मतलब एक ये भी एक डंडा है, फोर मतलब हो गया, समझ लो कि यहाँ डंडा है। तो क्रोमो मीन्स होता है कलर। तो ये जो क्रोमैटोफोर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे कलर दे रहा है, हमें कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्रोमैटोफोर क्या है, कलरफुल पिगमेंट है। क्रोमैटोफोर कलरफुल पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट। अब ये तो जो हमारा अंदर में क्या बनाया, प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोसोम बनाया, क्रोमैटोफोर बनाया, और ये छोटे 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 स्ट्रक्चर है जो इससे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। उसी तरह से साथ में मतलब ये तो इनवर्ट फोल्डिंग है, और एक बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल वॉल को चीरता हुआ, सेल वॉल को मतलब कि फाड़ता हुआ कहाँ बाहर की ओर निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। ये आउटवर्ड फोल्डिंग कहाँ निकल रहा है, सेल वॉल के बाहर। मतलब कि एराइज कहाँ से हो रहा है, एराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। कहाँ से हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से निकल, सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, एराइज फ्रॉम। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है इसका, सेल मेम्ब्रेन से। मगर ये फाड़ किस, मतलब कि निकल कहाँ से रहा है, निकल कहाँ से रहा है, ये निकल रहा है सेल वॉल से। मतलब इसका सेल वॉल के बाहर से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन किसके द्वारा है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा फॉर्मेशन। मगर ये निकल कहाँ से रहा है, सेल वॉल से। निकल कहाँ से रहा है, सेल वॉल से। निकल कहाँ से रहा है, सेल वॉल से। और फिर हमारा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सेल वॉल है, सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, सेल वॉल सिर्फ एक माइक्रोप्लाज्मा है। यहाँ पे सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जहाँ सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट। माइक्रोप्लाज्मा कैसा होगा, इरेगुलर सेल। माइक्रोप्लाज्मा कैसा होगा, इरेगुलर सेल। माइक्रोप्लाज्मा क्या होगा, इरेगुलर शेप में होगा। सेल वॉल क्या करता है, शेप देता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, रिजिड स्ट्रक्चर। तुम लोगों ने पहले भी देख, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड होता है। तो ये सब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या क्या पढ़े इस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस।
मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जहाँ प्रेजेंट होता है, जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ये कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे किंगडम मोनेरा में। ये कहाँ पाए जाएंगे, किंगडम मोनेरा, जिसमें क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, जिसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, फ्लोरिनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर माइकोप्लाज्मा। इसमें क्या सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे, जीन कैसे होंगे, जीनोमिक डीएनए या फिर प्लाज्मिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए या प्लाज्मिक डीएनए। यहाँ पे हम थोड़ा प्लाज्मिक डीएनए के बारे में एक बार देखिए, प्लाज्मिक डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिक, यहाँ पे जैसा हम अगर बात करें प्लाज्मिक डीएनए पर, प्लाज्मिक डीएनए का है एक जीन कैरियर है, प्लाज्मिक डीएनए का है एक जीन कैरियर है। चलो इसे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। प्लाज्मिक डीएनए के बारे में थोड़ा इधर, प्लाज्मिक डीएनए होता क्या है, जैसे अगर हम प्लाज्मिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के बारे में तो बात कर लें। प्लाज्मिक डीएनए होता क्या है, प्लाज्मिक डीएनए को हम जीन कैरियर भी बोल सकते हैं। क्या होता है, जीन कैरियर। जैसे हम अगर हम बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, ये क्या न्यूक्लियस है उसका, तो बैक्टीरिया का हम डीएनए लें, बैक्टीरिया का हम सेल लें, उसके अंदर हम अगर सोचेंगे इंसुलिन, इंसुलिन डालने के लिए, उसके अंदर हम क्या सोचेंगे, इंसुलिन डालने के लिए, तो क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो हम अगर इंसुलिन डालेंगे तो क्या है, जाएगा। इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है फॉरेन बॉडी के तरफ रिएक्ट करता है, और डब्ल्यूबीसी के द्वारा क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है, उसी तरह से बैक्टीरिया सेल के द्वारा भी तो बनेगा। तो ये जो है इंसुलिन, ये क्या, इंसुलिन क्या हम इस बैक्टीरिया सेल में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसी को अगर हम बैक्टीरिया के अंदर से हम क्या करते हैं, प्लाज्मिक डीएनए को लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्लाज्मिक डीएनए को लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको हम बाहर निकालें, प्लाज्मिक डीएनए को हम क्या किए, बाहर निकालें, इसको हम बाहर निकालें। अब इसमें क्या कर दिए, इंसुलिन को हम इसमें इंसर्ट कर दिए, इसमें क्या किए, इंसुलिन को इंसर्ट कर दिए, इसमें डालें इंसुलिन। अब जब इसमें इंसुलिन डालें तो इंसुलिन डालने के बाद क्या, ये जो प्लाज्मिक डीएनए है, प्लाज्मिक डीएनए वापस कहाँ चला जाएगा, बैक्टीरिया में जाएगा। तो क्या बैक्टीरिया इसके प्रति कोई भी मतलब कोई भी फॉरेन एक्टिविटी करेगा, फॉरेन बॉडी एक्टिविटीज नहीं करेगा। ये जो इंसुलिन है वो सिंपल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या कर रहा है, प्लाज्मिड एक तरह से क्या कर रहा है, जीन कैरियर, मतलब जीन को लेकर के जा रहा है कहाँ, बैक्टीरिया सेल, जीन को प्रोकैरियोटिक सेल में लेकर जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीन कैरियर बोलते हैं, इसलिए हम इसे जीन कैरियर बोलते हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखे थे, इसमें हम देखे थे प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिकली डिफिनेशन देखे, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं उसके बारे में देखे, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देखे, वो कैसे रैपिडली डिवाइड करता है। अगर हम ईकोलाई का बात करें, फिर ईस्ट का बात करें, ह्यूमन चीक सेल का बात करें, तो इस जो आपस में अगर कंपेरिजन करके देखें तो कितना फास्ट ग्रो करता है, डिवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसका साइज कैसा होता है उसके बारे में देखें। फिर हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसमें क्या क्या पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं,
सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पाए जाते हैं। फिर हमने उसका जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके बारे में। अब आता है यूकेरियोटिक सेल्स। अब आता है यूकेरियोटिक सेल्स। जैसे हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, उसी तरह से यू मीन्स होता है ट्रू। मतलब कि इसमें क्या होगा, ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसमें मतलब क्या ट्रू न्यूक्लियस हो जाता है, ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जैसे हमने देखा मतलब कि टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 5 किंगडम में डिवाइड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में डिवाइड है। तो पहला किंगडम क्या होता है, पहला किंगडम होता है ना मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये पांचों किंगडम में से कहाँ यूकेरियोटिक सेल कहाँ पाए जाएंगे, ये प्रोटिस्टा में पाए जाएंगे, फंजाई प्लांट में पाए जाएंगे, फिर प्लांटी में और एनिमेलिया में। मोनेरा में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। बाकी ये सब जितने भी हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में क्या पाए जाएंगे, यूकेरियोटिक सेल्स। उसमें क्या हुआ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। फिर अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे तो फिर न्यूक्लियर इनवेलप भी होंगे, न्यूक्लियर इनवेलप भी इसमें पाए जाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें न्यूक्लियर इनवेलप पाए जाएंगे। ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल में। यही कुछ प्रोटोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं, अब आते हैं हम कहाँ पे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस क्या हो, कि प्लांट सेल को और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस क्या होगा। फिर हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक चार्ट बनाकर देखें, ये बहुत आसान है। थोड़ा इजी कर लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, अगर हमें सिर्फ डिफरेंस देखने के लिए मिला, जैसे देखें, ये तो हमें पता है कौन कौन सा सभी जगह पाया जाए, पता है कि कौन कौन सा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में क्या है, साइटोप्लाज्म होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, और राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये सब क्या है, सभी सेल में पाए जाते हैं। ये सब क्या है, सभी सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। तो उसी तरह से ये सब तो दोनों सेल में होगा, मगर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उसके लिए हम 5 सेल, 5 सी ले लेते हैं, शी सी सी सी। उसके लिए हम 5 सी ले लेते हैं, 3, 4, 5। तो पहला सी, 5 सी हम ले लेते हैं, सिंपल।
पहला सी से क्या बनता है, पहला सी से बनता है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, वही एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होंगे। सेल वॉल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दूसरा सी क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या हो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। थर्ड, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल, जैसे अगर हम प्लांट सेल का बात करें तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल होता है, मतलब इस बीच में यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में वैक्यूल होगा। और ये समझ लो कि हाँ 82, कभी कभी मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म का जो एरिया है मतलब सेल का जो ओवरऑल एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये जो सेल का जो एरिया है, मतलब मान के चलो कभी कभी ये क्या होंगे 80 से 90% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, 80 से 90%, 80 टू 90% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं कभी कभी सेंट्रल वैक्यूल्स। और न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस साइड में होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस साइड में होगा। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रल वैक्यूल इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वैक्यूल होंगे मगर बहुत ही कम अमाउंट में होंगे। तो सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में क्या होंगे, सेंटर में यहाँ पे होंगे न्यूक्लियस, सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होंगे। फिर आता है सेंट्रोजोम। ए एक क्या होता है, ए एक क्या, एक और ऐसे फॉर्मेट होगा। ए क्या होता है, सेंट्रोजोम और फिर सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम्स कहाँ, एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे। ये सेंट्रोजोम क्या करता है, सेंट्रोजोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेंट्रोजोम क्या करेगा, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। पांचवा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसको किसमें प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। ये सब तो डिफरेंस हो गया, ये सब तो डिफरेंस हो गया। और इसी के साथ साथ क्या है, जो चार पॉइंट मतलब चार जो यूनिवर्सल है, कौन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सब क्या है, यूनिवर्सल है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जो दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। ये हमने क्या देखा, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है।
तो ये हम किससे याद करेंगे? 5 से सी से क्या होगा? सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेंट्रल वैक्यूल हो गया, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रोसोम्स, कोलेस्ट्रॉल। ये 5 सी हो गया। 5 सी से इसमें प्रेजेंट है सेंट वैक्यूल्स, किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है। सेल वॉल प्लांट में होता है। जबकि सेंट्रियोल और सेंट्रल कोलेस्ट्रॉल किसमें प्रेजेंट होगा? एनिमल सेल, प्लांट सेल में एब्सेंट। इसके बाद फिर हमारा क्या रह गया? इसके बाद फिर है हमारा सेल ऑर्गन्स। इसके बाद फिर आज के लेक्चर में है सेल ऑर्गन्स, और लास्टली रहेगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद रहेगा सेल ऑर्गन्स। तो हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स होंगे या नहीं होंगे? प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स नहीं होते। तो उसी तरह से अगर हम सेल ऑर्गन्स का देखें तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं: सिंगल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स और डबल मेम्ब्रेन। तो हम एक एक दो दो मतलब जो भी है उसका हम ले लेते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स में आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रो बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस कुछ भी हो सकता है, और लास्टली वैक्यूल्स, वैक्यूल्स और एक माइक्रो बॉडीज। नॉन मेम्ब्रेन में क्या आ गया? राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन में क्या आ गया? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। उसी तरह से डबल मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा? डबल मेम्ब्रेन में आएंगे हमारा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, और प्लास्टिक आएगा। तो ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब मतलब आपस में एक सिस्टम बनाते हैं, आपस में सिस्टम बनाकर कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, तभी तो काम मतलब कि जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा सबके कोऑर्डिनेशन से होता है। सबसे सबके कोऑर्डिनेशन से होता है। तो उसी तरह से जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो क्या है? एक सिस्टम मतलब कि एक कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेट वे में मतलब कि एक पाथवे बनाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कभी कभी क्या करेंगे, ये जो कुछ सेल ऑर्गेन्स हैं वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। कभी कभी जो
ऑर्गेनेल्स है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। जैसे में अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का बात करें तो मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, इनके पास खुद का अपना न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का है अगर, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स, इन दोनों को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ही बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स। और उसी तरह से ये सब क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। तो अगर हम बात करें, एक सिस्टम बनाता है यहाँ पे, एक सिस्टम होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो किसके द्वारा बनाया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल्स। ये चारों क्या कर रहे हैं, चारों एक कोऑर्डिनेट वे में काम करके एक सिस्टम बनाते हैं, चारों एक कोऑर्डिनेट वे में काम करके सिस्टम बनाता है, जिसे बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वर्क कैसे करता है, पहले हम माइक्रो बॉडीज के बारे में आज, मतलब कि पहले माइक्रो बॉडीज के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले माइक्रो बॉडीज क्या होता है, माइक्रो बॉडीज एक सिंपल सा क्या है, माइक्रो बॉडीज क्या है, माइक्रो बॉडीज क्या है, माइक्रो बॉडी एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल माइक्रो बॉडीज में आता है पेरोक्सिसोम। माइक्रो बॉडीज में अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखें तो एक आता है पेरोक्सिसोम, नाम से ही पता चला पेरोक्साइड। तो पेरोक्सिसोम क्या करेगा, जो हमारे अंदर अगर पेरोक्साइड आए, मतलब पेरोक्साइड अगर हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, तो पेरोक्साइड हमारे लिए क्या है, पेरोक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब टॉक्सिक है। तो उसको क्या करेगा, उसको मतलब कि टॉक्सिसिटी से मतलब कि चेंज करके, मतलब उसको तोड़ करके, पेरोक्साइड है तो क्या करेगा, तोड़ देगा, किसमें तोड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो पेरोक्सिसोम क्या करता है, एक तरह से जो माइक्रोबॉडीज है, जो टॉक्सिसिटी या फिर जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसको ब्रेक डाउन करके हमारे लिए सेल्फ एलिमेंट और फिर सेल्फ कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं माइक्रो पेरोक्सिसोम का, तो हमें अवेले H2O2, 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 H2O2 हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है। तो इसको क्या करेगा, पेरोक्सिसम क्या करेगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम के थ्रू, पेरोक्सीडेज कैटालिस, पेरोक्सीडेज कैटालिस के थ्रू क्या करेगा, H2O, H2O में तोड़ देगा, H2O में तोड़ देगा, H2O प्लस O2 में तोड़ देगा। तोड़ करके क्या हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए सैप हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो गया, H2O प्लस। अगर हम देखें तो क्या हो गया, हमारे लिए सेफ हो गया। तो इसी तरह से जो माइक्रो बॉडीज हैं सिंपली क्या करते हैं, जो भी हमारे अंदर टॉक्सिक एलिमेंट आ रहा है, टॉक्सिक कंपाउंड है, और उसको ब्रेक डाउन करके हमारे लिए सेफ और यूजफुल में कन्वर्ट कर देता है। तब उसके बाद फिर हम देखते हैं कहाँ, ये हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम उसी को साथ साथ आगे लेके, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल्स, ये सब फंक्शन कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। तो
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें क्या है, पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या पहला क्या है, पहला है ईयर, दूसरा है वॉल्गी, तीसरा है लाइसोसोम, और फिर रेटिकुलम। ये चारों मिलाकर क्या बना रहे हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। इसे हम फिगर के थ्रू देखते हैं। तो जो ईआर है, ईआर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ईआर हमारा जस्ट न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर है हमारा डीएनए, तो न्यूक्लियस के और बाहर से क्या निकल रहा है, ईआर ऐसे। क्या निकल रहा है, हमारा ईआर निकल रहा है। ये क्या हमारा निकला, ईआर। अब ईआर में होता है, ईआर निकला, ईआर से इसके जस्ट अगर हम देखें तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, गोल्गी, ये क्या है, गोल्गी। ये हमारा हो गया ईआर, ईआर के बाद क्या आता है, ईआर के बाद आता है यहाँ पे गोल्गी, ईआर के बाद क्या आता है, गोल्गी, गोल्गी के बाद इधर आता है छोटा सा लाइसोसोम, और इधर ब्रैकियोल्स, और इधर आता है ब्रैकियोल्स। तो अब ये चारों फंक्शन कैसे करता है, चारों मिलाकर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो क्या है स्ट्रक्चर, इन फोल्डिंग्स हमें देखने के लिए मिलता है, क्या बना रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला होता है आरियर और दूसरा होता है एसियर। पहला होता है आरियर, तो वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, मतलब कि राइबोसोम, आर से राइबोसोम हो गया, आर से आरियर, ते राइबोसोम जैसे एक छोटा छोटा पार्टिकल यहाँ पे है, ते जो क्या कर देगा, इस सरफेस को क्या कर देगा, खुरदरा कर देगा, रफ कर देगा, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एसीआर का क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर में क्या होगा, आरईआर में प्रेजेंट होगा राइबोसोम, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। तो आरईआर क्या कर रहा है, आरईआर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, आरईआर क्या करेगा, रफ, और ये स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, उसके पास राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करेगा लिपिड, या फिर स्टेरॉइड का, लिपिड, लिपिड या फिर स्टेरॉइड का सिंथेसिस। तब ये दोनों क्या किया, यहाँ से निकला प्रोटीन, और यहाँ से निकला, यहाँ से निकला क्या, यहाँ से निकला प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड।
यहाँ से क्या निकला, ए यहाँ से निकला, ये जो ग्लाइकोलिपिड है वो कहाँ से निकलेगा, स्मूथ वाले से निकलेगा। ग्लाइकोलिपिड कहाँ से निकलेगा, स्मूथ वाले से। यहाँ से निकला ग्लाइकोप्रोटीन और यहाँ से निकला ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ चला गया, गोल्गी बॉडी में। ये कहाँ चला गया, गोल्गी बॉडी में। पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा। ये हमारा क्या है, ईआर। ये हमारा क्या है, ईआर। ईआर कितने, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आर ई आर और एस सी आर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है गोल्गी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपडेट्स। ये हमारा वैक्यूल्स, ये हमारा लाइसोसोम। ये हमारा लाइसोसोम। अब देखें, अब जो ये कहाँ चला जाता है, चला जाता है गोल्गी। अब गोल्गी में क्या होता है, गोल्गी एक होता है मतलब यहाँ डिस्क लाइक शेप। गोल्गी एक होता है डिस्क लाइक शेप, चिपटा होता है। तो डिस्क लाइक शेप यहाँ पे क्या करता है कि फॉर्मिंग फेज, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। ये जो डिस्क लाइक शेप है ना, इसे बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने बोला जाता है इसे। अब इस सिस्टर्ने से क्या, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ चला गया, सिस्टर्ने से चला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन आगे की ओर, और ग्लाइकोप्रोटीन आगे की ओर चला जाएगा। फिर ये जो सिस्टर्ने है पूरा, ये सब जो फोल्डिंग्स है, ये सब क्या बना रहा है, सिस्टर्ने सब मिलकर बना रहा है। अब जो आता है ये फॉर्मिंग फेज होता है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है हमें देखने के लिए मिलता है, ये होता है फॉर्मिंग फेज, और नीचे वाला होता है मैच्योरिंग फेज। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ है, मतलब कि यहाँ पैकेट फॉर्म में आया। अब फिर यहाँ पर से मतलब कि पका, मतलब कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, और फॉर्म हो गया फिर यहाँ जाकर क्या करता है, मैच्योर हो जाता है। जो लास्ट वाला जो फेज है, मतलब कि ये वाला क्या है, ये फॉर्मिंग फेज, सिस फेज। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फॉर्मिंग, फॉर्मिंग सिस। तो इस तरह से इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैच्योर, या फिर ट्रांस, सिस का उल्टा ट्रांस। इसे कॉन्केव भी बोल सकते हैं, कॉन्केव। तो इसका उल्टा क्या हो जाए, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स देखिए, मतलब कि जो सिस्टर्न है ऊपर वाला सरफेस क्या होगा, फॉर्मिंग सिस या कॉन्केव, और इधर नीचे मैच्योर, ट्रांस या फिर कॉन्वेक्स। तो जो ग्लाइकोलिपिड है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, वो फॉर्मिंग फेज में है। फॉर्मिंग फेज में फिर धीरे धीरे मैच्योर होकर मैच्योरिंग फेज से फिर बाहर निकल जाता है, उसके बाद फिर बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या किया, जैसे बाहर निकला, तो बाहर जो ये क्या, हाँ, ये है आरियर और एसियर। तो ये दोनों क्या कर रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना, प्रोटीन बना, और इससे क्या बना, लिपिड बना। तो ये दोनों लिपिड और प्रोटीन का लेयर बनाता है, आरईआर और एसीआर प्रोटीन और लिपिड का एक लेयर बनाता है, किसके थ्रू, किसके अराउंड, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड। एक, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम क्या देखें, सेल मेम्ब्रेन में कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो लेयर बना हुआ था, उस वो कहाँ से बनता है, मेनली कहाँ से बनेगा, कहाँ से निकल रहा है, आरईआर और एसीआर। और जो प्रोसेस दोनों मिला करके, तो जो प्रोसेस, मतलब कि ये वो जो प्रोसेस है दोनों के द्वारा निकल बनता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। So the process of formation of the protein and the lipid layer by RER and SER respectively around a plasma membrane is known as membrane biogenesis. तो हमने क्या देखा, आर सबसे पहले देखे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में। उसके बाद फिर गोल्गी के बारे में देखें, गोल्गी के बाद फिर हम वैक्यूल्स के पास आते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स क्या कर रहा है, वैक्यूल्स मेनली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। वैक्यूल्स के अराउंड एक मतलब एक लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, उस लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, एक लेयर है। और ये टोनोप्लास्ट है ना, टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर हमें कोई भी चीज को पास करवाना है,
मतलब कंसंट्रेशन अगेंस्ट द क्रस्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हमें किसी भी चीज़ को पास करवाना, कोई मटेरियल को पास करवाना है, तो कहाँ किसके द्वारा जाएगा? वैक्यूल्स में जाएगा। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। और ये लाइसोसोम, लाइसोसोम कंटेन करता है बहुत ही, मतलब कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर क्या है? लाइसोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी है, मतलब कि सबको तोड़ेगा। चाहे प्रोटीन हो, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हो, फैटी एसिड हो, मतलब ये फैट्स हो, इस सबको तोड़ेगा। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज है इसके पास, मतलब ये ट्रिप्सिनोजन है। ये सब क्या है? मतलब कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए है। फिर अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए करते हैं, तो मतलब कि ये एमाइलेज है। फिर अगर फैट्स को तोड़ने के लिए तो लाइपेज है। ये सब इसके अंदर है। इसके अंदर लाइपेज, लाइपेज, प्रोटीएज, या फिर मतलब कि ट्रिप्सिनोजन बोल सकते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया। ये सब क्या है? ये सब मतलब लाइसोसोम के अंदर होता है। ये सब कहाँ? लाइसोसोम के अंदर होता है। लाइसोसोम के अंदर क्या हुआ? कंटेन करेगा क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम क्या करेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो यहाँ पे लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यहाँ सुसाइडल बैग क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी सेल है, सेल अपना कुछ देता है, मतलब कि सेल अपना ही सेल क्या कर रहा है? यहाँ पे जाकर के टूट रहा है। यहाँ पे जा करके यार टूट रहा है, टूट करके बिखर जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किसके द्वारा टूटता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में क्या क्या मतलब इसमें प्रेजेंट हो गया? कौन कौन से एंजाइम आएंगे? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या क्या तोड़ता है इसमें? प्रोटीन्स को तोड़ेगा, लाइपेज मतलब कि फैट्स को तोड़ेगा फैटी एसिड में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ेगा, कौन? माइलेज। यही सब क्या है? मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के प्रेजेंट होने के कारण ये सब बेसिकली टूटे। तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेल्स में कहाँ कहाँ पढ़ लिया? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और माइक्रोपोलिस। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम और राइबोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आज के लिए इतना ही रहता है। आज बस एक बार देख लेते हैं क्या क्या। तो हमारा पोर्शन कहाँ तक कंप्लीट हो गया? हमारा पोर्शन एंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए टाइम, दैट्स ऑल। थैंक यू।